नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स यानी जैव अणु, जिसमें हमने आपके पिछले लेक्चर कवर कर दिया। और दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4.8। दोस्तों, जैसा कि कुछ टॉपिक हमारे पीछे आप लिखा हुआ देख रहे हैं, इनको हमने कुछ पॉइंट्स में लिखा हुआ है, इन्हीं पॉइंट को एक्सप्लेन भी करेंगे और कई सारी चीज़ें भी जानेंगे। दोस्तों, हम बात करते हैं कि जैसे सिंपल सी बात है, आप अगर खाना खाते हैं तो खाना यानी जो भोजन होता है, भोजन के मुख्य वर्ण क्या होते हैं? 3 मुख्य वर्ण होते हैं। कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। यही तो होता है। दाल में क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। केले में क्या पाई जाती है? केले में सबसे ज़्यादा कार्ब्स पाई जाती है यानी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की हम बात कर चुके हैं। कौन कौन से वर्ण पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट हम आपको पूरी तरीके से पढ़ा चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कैसे कार्बोहाइड्रेट को हम करेंगे। ये सारी डिस्कशन हम दोस्तों अपने पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। आज दोस्तों हम बात करेंगे किसके लिए? प्रोटीन के लिए। क्या होती है प्रोटीन, कैसे प्रोटीन बनेगा, इसके और फंक्शंस क्या होंगे, इन सारी चीज़ों की भी हम बात करेंगे। और दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? वसा की। यानी इन सारे टॉपिक्स को भी हमको कवर करना है। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या होती है प्रोटीन। सो दोस्तों, प्रोटीन आप हेडिंग बनी हुई यहाँ पर देख रहे हैं। लेक्चर नंबर हमारा 4.8 है। प्रोटीन को हमने कुछ पॉइंट्स में यहाँ पर लिखा हुआ है। इतने ही पॉइंट्स नहीं हैं, बल्कि इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद अभी हम कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन करेंगे, यानी कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर लिखेंगे, उनको भी समझेंगे, तब जाकर हमारा प्रोटीन क्या होगा? कंप्लीट होगा। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं प्रोटीन में क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों लिखा हुआ है पहला पॉइंट, भोजन के मुख्य 3 वर्ण होते हैं। जैसा हमने बताया, कितने वर्ण होते हैं? 3 वर्ण। कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। पहला वर्ण क्या लिखा है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा वर्ण लिखा है प्रोटीन और तीसरा वर्ण क्या लिखा है? वसा। यानी 3 मेन पार्ट होते हैं, बाकी तो कई सारे होते हैं। खनिज लवण होता है, विटामिन भी चाहिए, आपको कई सारी चीज़ें चाहिए। सो यहाँ पर मुख्य रूप से आपको क्या चाहिए सर? कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए और वसा भी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कैसे मिलता है, ये सारी डिस्कशन हम पिछले टॉपिक्स में कर चुके हैं और पिछले लेक्चर्स में भी इन सब चीज़ों को हमने कवर किया था। आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन पर। उसके बाद जब हम आगे के लेक्चर्स को कवर करेंगे तो हम किस चीज की बात करेंगे? वसा की बात करेंगे। सो दोस्तों आइडिया लग गया होगा कि आज का पूरा लेक्चर हमारा किस पर बेस होने वाला है? प्रोटीन पर। यानी हमको प्रोटीन के बारे में डीप नॉलेज लेनी है कि आखिरकार प्रोटीन क्या होती है। सो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ और हमारा सेकेंड पॉइंट लिखा है, प्रोटीन जो होती है वो होती क्या है? उच्च अणुभार के। यानी इसका अणुभार कैसा होता है? उच्च होता है। उच्च अणुभार के कैसे कार्बनिक यौगिक होते हैं? नाइट्रोजन युक्त। यानी प्रोटीन क्या होती है? प्रोटीन जो होती है उच्च अणुभार के नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। प्रोटीन एक प्रकार का क्या है? कार्बनिक यौगिक है। कैसा कार्बनिक यौगिक है? जटिल कार्बनिक यौगिक है। और जटिल अगर कार्बनिक यौगिक है तो उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आप कहेंगे सर वो नाइट्रोजन युक्त होती है। यानी प्रोटीन के अंदर क्या पाई जाएगी? नाइट्रोजन पाई जाएगी। सिंपल सी बात है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन जो होती है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, सर हमने यहाँ पर पढ़ा कि प्रोटीन के अंदर क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। क्या नाइट्रोजन के अलावा भी प्रोटीन के अंदर और भी तत्व होते हैं? तो आंसर है यस। वो तत्व क्या होते हैं उनको भी हम देखेंगे। सो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? प्रोटीन सभी जंतु कोशिका, प्रोटीन सभी जंतु कोशिका और पादप कोशिका में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाई जाती है? जितनी भी आपकी जंतु कोशिकाएं होती हैं, एनिमल सेल्स होती हैं, और जितनी भी पादप कोशिकाएं होती हैं, उनमें सब में क्या होते हैं? प्रोटीन पाई जाती है। किसके रूप में? प्रोटोप्लाज्म के रूप में। एग्जाम्पल भी यहाँ पर मेंशन कर दिया। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये तीनों पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार फिर से वीडियो को देखेंगे, सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस, आयरन तथा नाइट्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं। जैसा कि बताया गया कि प्रोटीन जो होती है वो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। क्या नाइट्रोजन के अतिरिक्त और भी तत्व प्रोटीन में पाए जाते हैं? तो आंसर है यस, पाए जाते हैं। कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं दोस्तों? कार्बन भी पाई जाती है प्रोटीन में, हाइड्रोजन भी होती है, सल्फर भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, फास्फोरस भी होती है, आयरन भी होती है
और नाइट्रोजन तो होता ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि यही तो बताया गया कि प्रोटीन जो होता है एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जटिल कार्बनिक यौगिक है। किसका जटिल कार्बनिक यौगिक है? नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट नंबर नेक्स्ट यानी 5वां पॉइंट क्या लिखा हुआ है? लिखा है प्रोटीन जंतुओं और वनस्पतियों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। प्रचुर का मतलब होता है सर्वाधिक मात्रा में, ठीक है। जैसे दाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। आपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग सुना होगा कि पेरेंट्स बताते रहते हैं कि दाल खाया कीजिए, दाल में प्रोटीन होती है। इस तरीके से प्रोटीन क्या होती है? प्रोटीन जो होती है वो प्रचुर मात्रा में होती है। कहाँ होती है? जंतुओं और वनस्पतियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। किस रूप में पाई जाएगी सर? दूध में भी प्रोटीन पाई जाती है, पनीर खाया होगा, ठीक है, पनीर में भी प्रोटीन पाई जाती है, मांस, मटर आदि और भी सारे चीजें हैं जिनमें क्या होती है? प्रोटीन पाई जाती है। इसमें दाल भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं दूध में प्रोटीन, पनीर में प्रोटीन, मांस में प्रोटीन और मटर में प्रोटीन पाई जाती है। ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट्स पर। सो पहले इन पॉइंट्स को हटाते हैं, फिर देखते हैं हमारे आगे के नेक्स्ट पॉइंट क्या होंगे। सो दोस्तों बात करते हैं आगे के पॉइंट्स में। अगला पॉइंट आप लिखा हुआ देख रहे हैं, लिखा है प्रोटीन का प्रबल अम्ल का क्षार या एंजाइम द्वारा जल अपघटन करने पर एमिनो अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। कैसा मिश्रण प्राप्त होता है? एमिनो अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। कब प्राप्त हुआ? जब प्रोटीन का आपने क्या किया? प्रबल अम्ल की उपस्थिति में या क्षार की उपस्थिति में या एंजाइम के द्वारा आपने क्या किया? जल अपघटन किया। जब आप उसका जल अपघटन करते हैं तो आपको कैसा मिश्रण प्राप्त होगा? एक मिश्रण प्राप्त होगा। वो कैसा होगा? एमिनो अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ये मिश्रण जो प्राप्त हुआ है ये किस क्रम में प्राप्त होता है? इसका क्रम भी लिखा हुआ है। प्रोटीन का जब आप जल अपघटन करते हैं किसके साथ में? प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार या एंजाइम के साथ में करते हैं तो पहले आपको जो प्रोटीन होगा वो पॉलीपेप्टाइड, फिर क्या देगा? पेप्टाइड देगा। उसके बाद में एक मिश्रण बनाएगा। उस मिश्रण का नाम क्या होगा? एमिनो अम्ल का मिश्रण। अब दोस्तों क्वेश्चन आ गया होगा, सर ये पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं, पेप्टाइड क्या होता है? ये भी हम पढ़ेंगे कि पॉलीपेप्टाइड क्या है, पेप्टाइड क्या है, इन सारी चीजों को भी हम पढ़ेंगे। अब दोस्तों इसका ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोटीन का क्या हुआ। प्रोटीन लिया, प्रोटीन का हमने प्रबल अम्ल की उपस्थिति में या प्रबल क्षार से या एंजाइम के द्वारा हमने क्या किया? जल अपघटन किया। जब उसका जल अपघटन किया तो एक आपको मिश्रण प्राप्त हुआ। उस मिश्रण को आप क्या कहते हैं? सर ये एमिनो अम्ल का मिश्रण है। अब बात करते हैं सर एमिनो अम्ल क्या है। जैसे प्रबल अम्ल तो सबको पता है, क्षार भी पता है, एंजाइम नहीं पता होगा कि एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम भी हम कहाँ पढ़ेंगे? आज के ही लेक्चर में हम एंजाइम की भी बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम पॉलीपेप्टाइड की भी बात करेंगे और आज के लेक्चर में हम पेप्टाइड की भी बात करेंगे। सो दोस्तों एंजाइम क्या होता है ये भी बात हो जाएगा। जब आप जल अपघटन करते हैं तो आपको एमिनो अम्ल का मिश्रण प्राप्त होगा। अब क्वेश्चन मार्क आ गया, सर ये जो एमिनो अम्ल है वो एक्चुअल में होता क्या है? सो दोस्तों इसको देखते हैं कि एमिनो अम्ल क्या है। लिखा हुआ है एमिनो अम्ल जो होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्या होते हैं? व्युत्पन्न होते हैं। व्युत्पन्न को क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। किसके डेरिवेटिव होते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्लों के। और कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि क्या होता है? RCOOH, यही तो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। यही तो है कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH जिसमें लग जाता है वही कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। और इसका मतलब क्या होता है? ये ओइक एसिड होता है। अनुलग्न इसका क्या लगता है? ओइक एसिड। अब इस R की जगह हम CH3 लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? सर CH3 COOH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड बोलते हैं। R क्या होता है? एल्किल ग्रुप होता है। ये सारी चीजें आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होंगी। R एल्किल ग्रुप होता है। R की जगह आप CH3 लगाइए या CH3 CH2 COOH लगा सकते हैं। यहाँ पर R की जगह हम क्या लगा दें? हम लगा दें सर CH3 लगा दें, CH2 लगा दें, COOH लगा दें। ये भी क्या है? ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे सर? मेथ एथ यानी एथेनोइक एसिड। ये क्या हो जाएगा सर? ये प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। प्रोप क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन है। एथ क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है। ओइक एसिड क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर COOH लगा हुआ है।
कार्बोक्सिलिक एसिड का अनुलग्न क्या होता है, ओइक एसिड। अब दोस्तों बात करते हैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एमिनो अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। एमिनो अम्ल का मतलब क्या होगा कि आप एक कार्बन से क्या करिए, हाइड्रोजन हटाइए। जो एल्किल ग्रुप आप लगा रहे हैं उस एल्किल ग्रुप के कार्बन से आप एक हाइड्रोजन को हटाइए और वहां पर आप क्या लगा दीजिए, NH2 लगा दीजिए। क्या लगाना है, एक हाइड्रोजन को हटाना है, NH2 को लगाना है। यहां कितने हाइड्रोजन थे इस वाले कार्बन के पास, 3 थे। एक हाइड्रोजन हटा दिया और यहां हमने क्या लगा दिया, NH2 लगा दिया। बाकी आगे क्या लगा हुआ था, COOH। यही क्या होता है, इसे ही हम बोलते हैं एमिनो एसिड। कैसे एमिनो एसिड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एमिनो एसिड बोलेंगे। क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन था, 3 कार्बन से 3 हाइड्रोजन था, 3 हाइड्रोजन से हमने एक हाइड्रोजन को हटाया, NH2 को लगाया और NH2 लगाने के बाद ये जो बना हुआ है इसे ही हम क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड बोलते हैं। अब ये कैसा है, ये एसिटिक एसिड है, इसको क्या बोल सकते हैं, एमिनो एसिटिक एसिड बोल सकते हैं। क्यों एसिटिक एसिड बोला, क्योंकि सर ये है तो एसिटिक एसिड के फॉर्मेशन में ही, लेकिन इसमें कौन सा ग्रुप लग गया, एमीन ग्रुप लग गया। और एमीन ग्रुप का क्या होता है, NH2 ही तो होता है एमिनो, ठीक है। या एमीन फॉर्मेशन क्या होती है, NH2 की होती है और NH2 लग गया, इसीलिए क्या हो गया, ये हो गया एमिनो। और बाकी क्या था, एसिटिक एसिड था कि नहीं, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एमिनो एसिटिक एसिड। अब यहाँ की बात कर लेते हैं सर, जो आपका एल्किल ग्रुप आपने लगाया है ये भी तो R होता है कि नहीं होता है, ये भी आप इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं। R की जगह हमने क्या लिखा, CH3CH2COOH लिखा कि नहीं लिखा, R की जगह CH3CH2 लिखा। अब एक कार्बन से आप क्या करिए, एक हाइड्रोजन को हटाइए। चलिए यहाँ हम हाइड्रोजन नहीं हटाएंगे, इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे। पहले हाइड्रोजन थे 2, अब कितना बचा, एक हाइड्रोजन बचा। एक हाइड्रोजन हटाकर वहां हमने क्या लगा दिया, NH2 लगा दिया। बाकी जो जैसे लिखा था वैसे ही हमने लिख दिया। अब ये भी क्या है, ये भी एक तरीके से एमिनो एसिड बन गया। अब दोस्तों एमीन वगैरह हम कहाँ पढ़ेंगे, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे, इसकी कई सारी रिएक्शंस भी करवाएंगे। सो टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। करना क्या है, कुछ नहीं, पढ़ते रहना है। बस यहाँ पर सिर्फ आपको इतना समझना है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनके कार्बन से आप एक हाइड्रोजन को हटाइए और एक हाइड्रोजन हटाकर वहाँ पर एमीन ग्रुप लगा दीजिए। एमीन ग्रुप क्या होता है, NH2 होता है। NH2 आप लगा देंगे तो जो फॉर्मेशन बनेगी उसे ही हम क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड बोलते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं, क्या पता चला कि एमिनो एसिड का हमको मिश्रण प्राप्त हुआ, यानी हमको कुछ इस तरीके से कंपाउंड्स प्राप्त होने लगेंगे। लेकिन ये प्राप्त कब होंगे, प्रोटीन होगा, प्रोटीन से पॉलीपेप्टाइड बनेगा, पॉलीपेप्टाइड से पेप्टाइड, पेप्टाइड के बाद में आपको क्या मिलेगा, एमिनो एसिड मिलेगा। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वाला पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, सिंपल सी बात है, क्या करना है, प्रोटीन का जब आप प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार या आप क्या कर सकते हैं एंजाइम के साथ जब आप उसका जल अपघटन कराएंगे तो आपको एमिनो एसिड का मिश्रण प्राप्त होगा। किस क्रम में प्राप्त होगा, पहले प्रोटीन होगा, उसके बाद पॉलीपेप्टाइड आएगा, फिर पेप्टाइड आएगा, फिर क्या आएगा, एमिनो अम्ल का मिश्रण। अब ये एमिनो अम्ल क्या है, तो हमने क्या बताया कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड के एल्किल ग्रुप से आप क्या करिए, एक हाइड्रोजन को हटाइए और वहां पर क्या लगा दीजिए, NH2 लगा दीजिए। और NH2 लगाते ही वो क्या हो जाएगा, एमिनो एसिड में चेंज हो जाएगा। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है। अगला पॉइंट लिखा है एमिनो अम्ल में एमिनो समूह, यानी जो एमिनो अम्ल होते हैं, जैसे हमने एमिनो अम्ल क्या बनाया था, जैसे हमने लिखा CH3COOH लिखा, हमको क्या चेंज करना है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड बोलिए, या आप क्या कह सकते हैं, इसको एसिटिक अम्ल बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब हम इसको किस में चेंज कर रहे हैं, एमिनो एसिड में। तो आप क्या करेंगे, कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे और वहां आप क्या लगा देंगे, NH2 लगा देंगे, नो प्रॉब्लम। यहां पर क्या लिखा हुआ, COOH लिखा हुआ है, इसको क्या बोल सकते हैं सर, एमिनो एसिटिक अम्ल। एमिनो एसिटिक अम्ल, एमिनो क्यों बोला, क्योंकि यहां पर हमने क्या लगा दिया, एमिनो समूह लगा दिया, और एमिनो समूह क्या होता है, NH2 होता है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर पॉइंट देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, एमिनो अम्ल में जो एमिनो समूह होता है, यानी ये जो NH2 होता है, ये क्या होता है, लिखा है सर, ये होता है क्षार। कैसा होता है, क्षारीय होता है, या आप इसको बोल सकते हैं ये कैसा है, बेस है, ठीक है। एमिनो एसिड जो होता है वो क्या होता है, एमिनो ग्रुप जो होता है वो होता है आपका क्षार, और
कार्बोक्सिलिक समूह जो COOH होता है यही क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। और ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो क्या लिखा हुआ है, ये सर होता है अम्लीय, यानी ये हुआ क्षारीय, ये हुआ अम्लीय। और ऐसा पदार्थ जिसमें अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम दोनों उपस्थित होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उभयधर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उभयधर्मी। उभयधर्मी को क्या बोलते हैं, एम्फोट्रिक। एम्फोट्रिक मतलब होता है उसमें अम्लीय माध्यम भी होना चाहिए और क्षारीय माध्यम भी होना चाहिए। अगर दोनों माध्यम उपस्थित हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उभयधर्मी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एमिनो एसिड है ये आपका कैसा होगा, उभयधर्मी। जितने भी एमिनो एसिड्स होते हैं लगभग वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपके उभयधर्मी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि एमिनो ग्रुप जो होता है वो क्षारीय होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो अम्लीय होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपका ये उभयधर्मी क्यों होता है। तो उभयधर्मी क्यों है, क्योंकि ये क्षारीय है, ये अम्लीय है। जब दोनों कैरेक्टर एक ही में उपस्थित होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उभयधर्मी। वही लिखा हुआ है एमिनो अम्ल में, एमिनो जो NH2 ग्रुप होता है वो क्षारीय होता है और कार्बोक्सिलिक यानी COOH ग्रुप जो होता है वो अम्ल होता है। दोनों उपस्थित होते हैं, क्योंकि अम्लीय और क्षारीय दोनों उपस्थित हैं, इसीलिए एमिनो अम्ल कैसे होते हैं, एमिनो अम्ल उभयधर्मी होता है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एमिनो अम्ल में जो NH2 होता है और COOH, यानी एमिनो अम्ल में क्या होगा, NH2 भी होगा और COOH भी होगा। बिल्कुल, यहाँ पर NH2 भी है और COOH भी है, ठीक है। दोनों समूह की उपस्थिति के कारण, यानी NH2 और COOH की उपस्थिति के कारण क्या होगा, इन दोनों की उपस्थिति के कारण यह ठोस अवस्था में, किस अवस्था में, ठोस अवस्था में द्विआवेशित आयन के रूप में होते हैं। कैसे आयन के रूप में होते हैं, द्विआवेशित आयन के रूप में। द्विआवेशित का मतलब दो आवेश होंगे, इसमें पॉजिटिव आवेश भी होगा और निगेटिव आवेश भी होगा। और इसी द्विआवेशित आयन को ही हम एक नाम देते हैं, इस आयन का नाम क्या होता है, ज्विटर आयन। नाम ध्यान रखिएगा, इसे क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। ज्विटर आयन किसको बोलते हैं, क्योंकि जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें क्या होता है सर, NH2 भी होता है और COOH भी होता है। ये दोनों ग्रुप जो होते हैं वो ठोस अवस्था में एक द्विआवेशित आयन के रूप में होते हैं। जब द्विआवेशित आयन के रूप में होते हैं, इन्हीं द्विआवेशित आयनों को ही हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयन कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जैसे लिखा हुआ ठोस अवस्था में ग्लाइसिन जो होता है वो ज्विटर आयन के रूप में होता है। ठोस अवस्था में एक ग्लाइसिन है, पदार्थ है जो कैसा है, ज्विटर आयन के रूप में। अब दोस्तों बात आती है कि द्विआवेशित आयन के रूप में कैसे होगा, इसको भी देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे। अब दोस्तों ये क्या है, ये आपका एमिनो एसिड है, सभी को पता है। अब हमने क्या बोला, एमिनो एसिड में NH2 भी होगा और COOH भी होगा। ये कैसे होंगे, द्विआवेशित आयन के रूप में। यानी जो एमिनो जो समूह होता है वो आपका NH3+ आयन के रूप में होता है और COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो होता है वो COO- के रूप में होता है। कैसे हुआ, यहां से क्या होता है, यहां से H+ निकलता है, H+ निकलता है और ये H+ निकल के कहाँ जाता है, NH2 के पास जाता है। हमने क्या बताया था, यहाँ H है 2, यहाँ से एक H निकला, कितने H हो गए, 3 हो गए, प्लस के रूप में निकल रहा है तो इसीलिए क्या बन जाएगा, NH3+। अब प्लस के रूप में निकलने का मतलब क्या हुआ, प्लस तब लगता है जब एक इलेक्ट्रॉन कहीं को दिया जाता है या कहीं से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, वहां पर दिया जा रहा है किसी को। जब ये प्लस के रूप में निकल रहा है इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन होगा ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे के आया होगा, ऑक्सीजन को दे के आया होगा। तभी ऑक्सीजन ने एक ही इलेक्ट्रॉन तो लिया, इसीलिए ऑक्सीजन पर क्या बनाया गया, माइनस बनाया गया। ध्यान रखिएगा, सिंपल सी बात है। देखिए जरा फिर से देख लीजिए, ये H+ यहाँ से निकलेगा। H+ का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना। यानी इस वाले हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ आया, ऑक्सीजन के पास, इसने हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया और प्लस आयन के रूप में निकल गया। प्लस आयन के रूप में निकल के कहाँ गया, NH2 के पास आकर इससे संयोग करके क्या बना लिया, NH3+ आयन बना लिया। और जब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया और इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया
तो एक इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या हुआ, इस पर एक माइनस आ जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दिया गया है। सो इसीलिए जो आपके NH2 होते हैं यानी जो अमीनो समूह होते हैं वो NH3+ आयन के रूप में होते हैं, और जो कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं वो COO- के रूप में होते हैं, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं CO2- ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके रूप में होते हैं। अब ये दोनों क्या है, द्विआवेशित आयन है कि नहीं है, इस पर भी आवेश है, इस पर भी आवेश है। द्विआवेशित आयन के कारण ही इसे हम क्या कहते हैं, ज्वेटर आयन कहते हैं। और ज्वेटर आयन का एक आपको एग्जांपल भी दे दिया गया, क्या है, ग्लाइसिन जो होता है एक आपका ज्वेटर आयन के रूप में होता है। अब इस ग्लाइसिन को आप कैसे लिख सकते हैं, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं NH3+ CH2COO-। तो दोस्तों ये क्या है, ग्लाइसिन हो गया। कैसे हुआ, क्योंकि ये द्विआवेशित आयन के रूप में दिखाना है। ज्वेटर आयन क्या होता है, द्विआवेशित आयन होता है। द्विआवेशित का मतलब सर इस पे प्लस भी है, इस पे माइनस है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं सर, ये ठोस अवस्था में किसके रूप में होता है, ज्वेटर आयन के रूप में होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ज्वेटर आयन क्या होगा ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं, एक पॉइंट और है प्रोटीन का, वो भी इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला पॉइंट। तो बात करते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या लिखा गया है, वह पीएच यानी ऐसा पीएच मान जिस पर किसी एमिनो अम्ल पर धन या ऋण आवेश, जैसा हमने बताया धनावेश भी होता है, किसके रूप में होता है, NH3+ के रूप में। ऋणावेश किसके रूप में होता है, COO- के रूप में। उस पर यानी कोई एमिनो अम्ल है, कब है, ऐसे पीएच जिस पर किसी एमिनो अम्ल पर धनावेश या ऋण आवेश की संख्या क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। उस बिंदु को ही यानी उस पीएच मान को ही हम क्या कहते हैं, समविभव बिंदु कहते हैं। कैसा बिंदु कहते हैं, समविभव बिंदु। समविभव बिंदु का मतलब क्या हुआ, ऐसा पीएच मान जिस पर धनावेश और ऋण आवेश की संख्या क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, क्या कहलाता है, समविभव बिंदु कहलाता है। और ऐसा कौन सा आयन आपने पढ़ा है, तो आपने पढ़ा है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या होता है, ज्वेटर आयन होता है। तो ग्लाइसिन का जो समविभव बिंदु होता है, अर्थात ग्लाइसिन का ऐसा पीएच मान जिस पर धन आवेश और ऋण आवेश दोनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, वो पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6, यानी इसकी पीएच वैल्यू 6 होती है। या आप कह सकते हैं सर ग्लाइसिन का समविभव बिंदु 6 होता है, या आप कह सकते हैं ग्लाइसिन का पीएच मान 6 होता है, जिस पर क्या होता है, आपका धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या क्या हो जाती है, आपस में बराबर हो जाती है। अब दोस्तों प्रोटीन के बारे में हमने देख लिया, अब हम बात करेंगे पेप्टाइड बंध कैसे बनते हैं, फिर हम बात करते हैं पॉलीपेप्टाइड कैसे बनेगा। दोस्तों बात करते हैं पेप्टाइड बंध, यानी पेप्टाइड बंध जो होते हैं वो कैसे बनते हैं। इसमें लिखा हुआ है पेप्टाइड बंध, हेडिंग पड़ा है, लिखा है 2 या 2 से अधिक एमिनो अम्ल के समान या भिन्न भिन्न अणुओं के संघनन से पेप्टाइड बंध बनते हैं। यानी जो पेप्टाइड बंध बनते हैं वो एमिनो अम्ल से ही बनते हैं। कैसे एमिनो अम्ल से बनते हैं सर, समान एमिनो अम्ल आप लीजिए या भिन्न भिन्न एमिनो अम्ल आप लीजिए, तो वहां पर आपको क्या बनेगा, पेप्टाइड बंध बनेगा। अब बात करते हैं सर ये जो पेप्टाइड बंध बनेगा वो कैसे बनेगा। हमको क्या लेना है, 2 एमिनो अम्ल लेने, या 2 से अधिक भी आप ले सकते हैं। 2 एमिनो अम्ल लीजिए या 2 से अधिक लीजिए। 2 अमीनो अम्ल या 2 से अधिक एमिनो अम्ल जब आप लेंगे तो आप ये देखेंगे कि इनके बीच में एक बंध बनेगा। उसी बंध को हम क्या कहेंगे, पेप्टाइड बंध कहेंगे। अब वो एमिनो अम्ल आपके समान भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। अब देखते हैं पेप्टाइड बंध बनेगा कैसे। लिखा हुआ है अतः जिसमें एक एमिनो अम्ल, यानी अगर आप 2 एमिनो अम्ल लेंगे तो उसमें से जो एक एमिनो अम्ल होगा उसका जो NH2 समूह होगा वो दूसरे एमिनो अम्ल के COOH समूह से क्रिया करेगा। क्या करेगा, एक एमिनो अम्ल का NH2 समूह दूसरे एमिनो अम्ल के COOH से क्रिया करेगा, और क्रिया करके कैसा बंध बनाएगा दोस्तों, क्रिया करके बंध बनाएगा CONH बंध बनाएगा। कैसा बंध बनाएगा, CONH बंध बनाएगा। इसी बंध को ही यानी या CONH बंध ही पेप्टाइड बंध या एमाइड बंध कहलाता है। और क्या हो जाएगा, जब ये क्रिया होगी तो वहां से बाहर क्या हो जाएगा,
वाटर बाहर हो जाएगा। ये तो हुआ ओवरव्यू, सिंपल सी बात है। करना क्या था, पेप्टाइड बंध क्या होते हैं सर, दो या दो से अधिक हमने एमिनो एसिड्स लिए, वो समान भी आप ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं। जब वो आपस में क्रिया करेंगे, और क्रिया कैसी होगी, वो संघनन करेंगे। संघनन का मतलब होता है आपस में जुड़ेंगे। जब वो संघनन होगी और उनके अंदर जब क्रिया होगी, तो क्रिया होने से होगा क्या, उनके बीच में H2O बाहर हो जाएगा। कब बाहर होगा, जो एक एमिनो अम्ल का NH2 ग्रुप और दूसरे एमिनो अम्ल का COOH ग्रुप आपस में क्रिया करेंगे, तो वहां पर एक बंध आपको दिखाई देगा, CONH बंध बनेगा और H2O बाहर हो जाएगा। और यही CONH बंध को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बंध कहते हैं या एमाइड बंध कहते हैं। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, ले लेते हैं। अब दोस्तों वही ले लेते हैं, सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ लिखा हमने CH2, यहाँ क्या लिख दिया, NH2 लिख दिया। ठीक है, इसको सिंगल बॉन्ड में भी दिखा सकते हैं, थोड़ा सा दिखा दीजिए CH2। अब बात करते हैं COOH, या आप इसको ऐसे लिखिए, या आप कैसे लिख सकते हैं, सबको पता होगा, फर्स्ट ईयर में सबने पढ़ा होगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए कार्बन के पास दो ही तो ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखा जाता है। ये हमने क्या ले लिया, एक एमिनो अम्ल ले लिया। इसी प्रकार से हम दूसरा एमिनो अम्ल ले लेते हैं। दूसरा एमिनो अम्ल लेने के लिए क्या करेंगे सर, NH2 यहाँ रहेगा, NH2 हमने लिख दिया, क्योंकि हमको क्या बनाना है, वाटर बनाना है। चलिए NH2 वैसे लिख देते हैं जैसे लिखा था, NH2 लिख दिया। उसके बाद में सिंगल बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड बनाया। अब हम एमिनो एसिड कैसा लेने वाले हैं, अलग अलग एमिनो एसिड्स लेंगे। यहाँ से भी क्या करेंगे, अगर हमको दूसरा एमिनो एसिड लेना है तो आप एक हाइड्रोजन यहाँ से भी आप कम कर दीजिए, तो एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो आप क्या बना सकते हैं, यहाँ पर CH3 लगा सकते हैं। ये एल्किल ग्रुप लगाने का तरीका होता है कि जितना हाइड्रोजन कम होगा उतना ही ज़्यादा आप एल्किल ग्रुप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन बचा, एक ही हाइड्रोजन बचा। अब यहाँ पर क्या हुआ सर, COH OH, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये एक एमिनो अम्ल ले लिया, ये एक एमिनो अम्ल ले लिया। अब दोस्तों करना क्या है, ये दोनों जब आपस में क्रिया करेंगे तो निकलेगा क्या, वाटर। वाटर कहाँ से निकलेगा, OH यहाँ से निकल जाएगा, दो हाइड्रोजन, इसको एक हाइड्रोजन और मिल जाए। चलिए देखते हैं एक हाइड्रोजन हमको कहाँ मिलेगा, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, HNH लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमने क्या किया, NH का मतलब N के पास दो ही तो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ से क्या हो गया, H2O बाहर हो गया। क्या बाहर हो गया, H2O, दो H निकल गए, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया। क्या निकल गया बाहर, H2O। जब H2O बाहर निकला तो रिएक्शन हमारी क्या बनी, तो इसको देख लेंगे। सिंपल सी बात है, जहाँ से चल रहा था वहीं से चलेगा। NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ से OH बाहर हो गया, यहाँ से H बाहर हो गया, यहाँ क्या आ गया, NH आया कि नहीं आया, ये चीज़ तो बाहर हो गई। ये क्या बचा आपका, NH बचा, NH लिखा। फिर क्या हुआ, CH3 लिखा था, C लिखा था, डबल बॉन्ड O था, यहाँ पर O बनाया, H बनाया, प्लस बाहर हमने क्या किया, H2O को बाहर कर दिया। जब H2O को बाहर कर दिया तो देखिए क्या ये CONH बंध आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, कुछ यही तो है CONH, और यही CONH बंध क्या कहलाता है, पेप्टाइड बंध कहलाता है या एमाइड बंध कहलाता है। किया क्या हमने, इन दोनों का संघनन किया। ये एक एमिनो एसिड लिया, ये एक अमीनो एसिड लिया, इन दोनों का हमने क्या किया, संघनन। संघनन का मतलब जब ये आपस में जुड़ेंगे, जुड़ के क्या करेंगे, H2O को बाहर करेंगे और कैसा बंध बनाएंगे, CONH बंध बनाया। इसी बंध को ही हम पेप्टाइड बंध या एमाइड बंध कहते हैं। बाहर क्या किया, वाटर को बाहर किया। ये एमिनो एसिड है, ये अलग एमिनो एसिड, इनके नाम भी लिख लेते हैं दोस्तों। इनके हमने नाम भी लिख लिए। ये एमिनो एसिड हमने कौन सी ली है, ग्लाइसिन ली है, और ये एमिनो एसिड कौन सी है, एलानिन। कैसी एमिनो एसिड है, एलानिन। ग्लाइसिन और एलानिन जब आपस में क्रिया करते हैं तो CONH बंध बनाएंगे, और इसी CONH बंध को ही हम पेप्टाइड बंध या एमाइड बंध भी कहते हैं। अब दोस्तों आप ये भी कर सकते हैं, सर दोनों ग्लाइसिन ले लीजिए, यहाँ से भी ग्लाइसिन लीजिए, यहाँ से भी ग्लाइसिन लीजिए, तब भी कैसा बंध बनेगा, पेप्टाइड बंध ही बनेगा, क्योंकि CONH बंध बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ से H2O को आपको बाहर करना। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं पेप्टाइड बंध आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं पॉलीपेप्टाइड बंध क्या होते हैं।
अब दोस्तों जैसा कि हमने बात किया था कि पेप्टाइड बंध क्या होते हैं, CONH बंध जो होता है वही पेप्टाइड बंध कहलाता है। अब CONH बंध को पेप्टाइड बंध भी आप कह सकते हैं या एमाइड बंध भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, अगर पेप्टाइड बंध आएगा तो वहां पर भी ये लिख सकते हैं, अगर एमाइड बंध आ गया तब भी आप उसी कॉन्सेप्ट को ही लिख सकते हैं। वहां पर हमने एलानिन लिया था और ग्लाइसिन लिया था, आप उनमें CONH बंध बना रहे थे। आप चाहें तो आप दोनों ग्लाइसिन ले सकते हैं या दोनों एलानिन ले सकते हैं, तो इस तरीके से आप पेप्टाइड बंध बना सकते हैं। अब बात करते हैं पॉलीपेप्टाइड। जैसा कि बात करते हैं पेप्टाइड बंध क्या होता है, CONH बंध, इसी तरीके से पॉलीपेप्टाइड बंध क्या होगा, एमिनो अम्ल के कई अणुओं के संघनन से बना पेप्टाइड बंध। यानी जब एमिनो अम्ल के कई सारे अणु आपस में संघनन करेंगे, यानी जब संघनन मतलब आपस में जब अभिक्रिया करेंगे तो कैसा बंध बनाएंगे, CONH बंध बनाएंगे। जो चूंकि वो कई सारे अणु आपस में क्रिया करके CONH बंध बना रहे हैं, इसका मतलब पेप्टाइड बंध बना रहे हैं, तो उसी प्रकार के पेप्टाइड बंध को ही हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड बंध कहते हैं। सिंपल सी बात है। बात क्या है, यहाँ पर बताया गया कि जब कई सारे एमिनो एसिड्स आपस में क्रिया करते हैं तो जो पेप्टाइड बंध बनाएंगे उसी पेप्टाइड बंध को ही हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड बंध कहते हैं। सो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ, प्रोटीन का विकृतीकरण। क्या होता है प्रोटीन का विकृतीकरण, इसको देखते हैं। लिखा हुआ है प्रोटीन जलीय विलयन में गर्म करने पर, यानी प्रोटीन को आप क्या करिए, जलीय विलयन में गर्म कीजिए, या प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार या लवण डालने पर, यानी प्रोटीन के जलीय विलयन को आप गर्म कीजिए या उसमें प्रबल अम्ल डालिए या प्रबल क्षार डालिए या उसमें आप लवण डालिए, तो वो क्या हो जाती है, अवक्षेपित हो जाती है। कौन अवक्षेपित हो जाती है, प्रोटीन का यह अवक्षेपण ही क्या कहलाता है, प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। अवक्षेप का मतलब होता है जब भी कोई चीज अवक्षेपित होती है तो नीचे बैठ जाती है, सेटल डाउन। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, जब आप दूध होता है, दूध में आप हल्का सा लेमन क्या कर देंगे, निचोड़ देंगे। जब उसमें नींबू का रस डालते हैं हल्का सा, जैसे ही नींबू का रस जाएगा तो दूध क्या हो जाता है, फट जाता है और उससे क्या बनती है, पनीर बनती है। और चूंकि हमने क्या बताया था, दूध में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, तो जो प्रोटीन होती है उसका क्या हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है। इसीलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पनीर का बनना। जो पनीर होता है वो प्रोटीन के विकृतीकरण का एक उदाहरण होता है। उसमें आपने क्या किया, जब आपने उसमें प्रबल अम्ल डाला है, जैसे ही अम्ल डाला तो वो क्या हो गया, अवक्षेपित हो गया। कौन अवक्षेपित हुआ, प्रोटीन क्या हो गई, अवक्षेपित हुई। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों रिवीजन जरूर करते रहिएगा, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ध्यान क्या रखना है दोस्तों, जितना भी डिस्कशन यहाँ पे होता है उन सभी चीज़ों का आपको हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगा। और वो नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, जैसा सभी को पता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है। लिंक पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, PDF को डाउनलोड करेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।